चलिए, वॉइस क्लियर है ना? वीडियो क्लियर है? हाँ, सब लोग ऐड हुई। कम फास्ट बच्चों, सब लोग ऐड हो जाइए। Today we will going to start a new chapter, लाइफ प्रोसेसेस। ओके बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायो का, लाइफ प्रोसेसेस। किसी को कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो बता दीजिए, अभी सेट कर दें। बीच में क्लास जब स्टार्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर बायो का फर्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। इट इज फर्स्ट पार्ट, लेक्चर नंबर 1। इट इज लेक्चर नंबर 1, लाइफ प्रोसेस। आइए सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस। इट इज लेक्चर नंबर 1, लाइफ प्रोसेसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? चलिए इसे हम लोग पहले डिफाइन करते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है। चलिए डिफाइन करिए, डेफिनेशन क्या होगी लाइफ प्रोसेस की? बेटा बॉडी के अंदर ध्यान समझिए, किसी भी लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ बोथ इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? लाइफ होती है। और लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेटा प्रोसेसेस होती हैं बॉडी के अंदर, है ना, ऑल द प्रोसेस नेसेसरी और एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड एज, टुगेदर नोन एज, एक साथ क्या बोलते हैं? टुगेदर नोन एज लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स अ वेरी सिंपल definition of life process, all the all the essential functions, एसेंशियल फंक्शन मतलब बेटा यहाँ पे हो गया मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिक फंक्शन occurs inside a living organism. Living organism means plants and animals both, दोनों को बेटा बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। टू मेंटेन their life are together called as, टुगेदर कॉल्ड या नोन भी लिख सकते हैं आप, कॉल्ड और नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। वेरी सिंपल डेफिनेशन, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है किसी भी लिविंग बॉडी में, उनको बेटा एक साथ क्या बोला जाता है? टुगेदर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी डेफिनेशन? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बताइए, एनी डाउट? सर
ठीक है, तो देखिए ये तो एक सिंपल डिफिनीशन हो गया। रुकिए जरा मैं कैमरा सेट कर दूं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में होती हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन कौन कौन से हैं देखिए। लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा है, देखिए फर्स्ट बेटा न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का बॉडी में इंटर होना और उससे यूटिलाइजेशन होना। आपने फूड खाया, बॉडी में डाइजेशन होगा और बॉडी में उसका यूटिलाइज होना। इस होल प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अभी हम लोग इसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे अभी, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने मोड होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिशन के बाद होता है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हो गया, फिर उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सेकेंड लाइफ प्रोसेस कौन सी होगी, रेस्पिरेशन। थर्ड, फूड बॉडी में चला गया, उससे एनर्जी फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर उसका सर्कुलेशन होना जरूरी है बॉडी में। तो थर्ड आता है कौन सा बताइए, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन। देखिए सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और कौन से प्रोसेस होते हैं, बॉडी में सर्कुलेट हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, फूड इंटर करता है और उससे उसका डाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। डाइजेशन हो गया और यूटिलाइजेशन, मतलब इसमें न्यूट्रिशन में कौन कौन सी प्रोसेस आएगी, फूड बॉडी में एंटर किया, उसका डाइजेशन हुआ और बॉडी ने उसको क्या किया, यूटिलाइज किया, मतलब बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। और जब बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाता है फूड, डाइजेस्टेड फूड, तो उससे एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। एनर्जी बनने के बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, एनर्जी हर जगह जाती है जहाँ जहाँ जरूरत होती है, यूज होती है फंक्शन में। और जो फूड बेटा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, देखिए जितना बेटा हम लोग फूड खाते हैं, ध्यान समझिएगा, जितना भी बॉडी में फूड एंटर करता है उसका ओनली 20% डाइजेस्ट होता है। ओके, कितना पोर्शन डाइजेस्ट होता है, ओनली 20%। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, तो ओनली 20% फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी में। 80% क्या होता है, अनडाइजेस्टेड रहता है। और जब अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो उसका रिमूवल होना भी जरूरी है बॉडी में, अदरवाइज अनडाइजेस्टेड फूड एकोमुलेट कर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, डिजीजेस हो जाएंगे हम लोग को ना। तो बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बेटा रिमूव होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजेशन। और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिया बनता है, और एक्सेस सॉल्ट जो आप खाते हैं ना, तो उसको रिमूव कौन करता है, किडनी करता है। उसके लिए एक सिस्टम होता है, देखिए कौन सा, एक्सक्रीशन। ये देखिए, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, बॉडी के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करने का प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन करते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड का जो रिमूव करने का प्रोसेस है उसे ईजेशन करते हैं। टॉक्सिक मटेरियल का रिमूव होना किससे रिलेटेड है, ये टॉक्सिक मटेरियल का रिमूवल होना, क्या होना, रिमूवल होना। इसका मेन ऑर्गन कौन है बेटा, बताइए कौन है, किडनी है। किडनीज क्या करती है, आपके बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस बन जाते हैं, उनको रिमूव करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है, बताइए, हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट सर्कुलेट करता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, एनर्जी, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग को बोलते हैं रेस्पिरेशन। कहाँ पर होता है ये, तो ये सेल से रिलेटेड है, रिलेटेड विद सेल। सेल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9 में आपने स्टडी करा होगा। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एनर्जी बनती है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो एनर्जी रिलीजिंग का जो प्रोसेस होता है वो सेल से रिलेटेड है। ओके। और न्यूट्रिशन, इसमें देखिए काफी स्टेप्स होते हैं, तो इसमें हम लोग एक तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अभी हम लोग को इसको डीपली पढ़ना है। ओके बेटा। अब देखिए, आप समझ लीजिए कि ये तो बात समझ में आ गई कि क्या है लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लाइफ क्या होता है, जैसे ये लिखा कि मेन लाइफ, एक वर्ड इसमें दिखा रहा है थ्रू मेंटेन देयर लाइफ, ये देखिए लाइफ। तो लाइफ को कैसे डिफाइन करा जाता है, व्हाट इज लाइफ? इसमें एक स्टेप और लिख लो बच्चों। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम भी मेंटेन करता है बॉडी को ना, नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड, यहाँ लिख लीजिएगा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। नर्व्स का मतलब होती है नसें, जो ब्रेन में नसें होती हैं उनको नर्व्स कहते हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स ब्रेन से। टोटल कितनी पेयर्स हो गई? 12 पेयर्स ब्रेन वाली हो गई, जिसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये टोटल हमारे ब्रेन से और बॉडी से कितनी नसें जुड़ी हुई हैं? नसें मतलब नर्व्स। तो आंसर होगा 43। देखिए 2 और 1 3, और 3 और 1 ये 4, 43 पेयर, यानी 86 नर्व्स, नसें जिसको बोलते हैं हिंदी में नस कहते हैं, वो हमारे ब्रेन और बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं और आपके हेड रीजन को जोड़ती हैं, ब्रेन से ऐड करती हैं। जैसे आईज, टंग, जितने भी आपके हेड रीजन में ऑर्गन है, आईज, टंग, है ना, ईयर, नोज, ये सब इससे अटैच होती हैं, ब्रेन ब्रेन से अटैच होती हैं। और आपके नेक के नीचे जितने ऑर्गन हैं, स्टमक, लेग्स, हैंड्स, फिंगर, वो सब इससे रिलेटेड होती हैं 31 पेयर से। इसको हम स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम में, जब ब्रेन के बारे में स्टडी करें। एक सिस्टम और देखिए बॉडी में होता है जो बहुत एसेंशियल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। तो देखो इतने जो सिस्टम उन्होंने लिखा, ये सब क्या है? इसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, इसी में लाइफ प्रोसेस चलती है। बातें समझ आ गई? लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर में देखिए पूरी बायोलॉजी जो क्लास 10 की है ना, टोटल इतना ही पढ़ना है आपको। एक दो इकोलॉजी पढ़ना है, इन्वायरमेंट वाला चैप्टर। बाकी बायो देखो यही है, सारे सिस्टम पढ़ने हैं आपको। 10th की बायोलॉजी जो है बहुत ही अच्छी बायोलॉजी है, सारे सिस्टम पढ़ना इंटरेस्टिंग होता है। 9th क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को लर्न करना पड़ता था, रटना पड़ता था, लेकिन 10th में ऐसा नहीं। ठीक है। अब जरा एक पॉइंट यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइफ। चलिए चलो डिफाइन करिए व्हाट इज लाइफ। लाइफ, So molecular movement. वेरी गुड। बेटा सेल के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है ना, सारे मूवमेंट करते रहते हैं। तो लाइफ बहुत ही सिंपल हम लोग डिफिनेशन होती है। इट इज डिफाइंड एज मॉलिकुलर मूवमेंट। जब तक सेल के अंदर मॉलिकुलर का मूवमेंट हो रहा है, चल रहा है, घूम रहा है ना, तब तक हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन ये मॉलिकुलर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा सेल के अंदर, साइड द सेल, लाइफ क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। इट मीन्स लाइफ इज डिफाइंड एज मॉलिकुलर मूवमेंट। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन। ठीक है। अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, चलिए बताइए व्हाट इज न्यूट्रिशन।
सही है। Obtain energy from the digested food. हाँ, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का ऑब्टेन होना क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। भाई फूड बॉडी में जाए, उसका डाइजेशन हो और एनर्जी बॉडी ऑब्टेन करे। थोड़ा इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। भाई डिफाइन कर देते हैं क्या बच्चों? द प्रोसेस ऑफ इंटेक ठीक ना, इंटेक कॉमा डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन of the food is called as nutrition। ये भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली लिख सकते हैं टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ये भी डिफिनेशन सही है। देखिए इसको हिंदी में बच्चों न्यूट्रिशन क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हिंदी अगर मीनिंग इसका होगा पोषण। पोषण समझते हैं ना भाई, खाना खाएंगे तो पोषण होगा बॉडी को, खाना नहीं खाएंगे कुपोषण हो जाएगा। तो कुपोषण को मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, MAL। आगे न्यूट्रिशन का आगे लिख दिए MAL, मेल न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो गई, पोषण कम हो गया, आपने खाना कम खाया तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। लोग बोलते हैं ना कुपोषण शिकार हो गया, मतलब उसके अंदर बॉडी में माल न्यूट्रिशन हो गया, उसको फूड ठीक से नहीं मिला, प्रोटीन ठीक से नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, लिपिड फैट्स विटामिन कमी हो गई बॉडी। ठीक है, अब देखिए बॉडी में स्टेप्स होते क्या, ध्यान समझना बेटा। देखो ये फूड है, फूड देखिए एंटर करता है बॉडी के अंदर माउथ के थ्रू, बॉडी में देखिए एंटर किया लिविंग बॉडी में, जैसे ह्यूमन बॉडी होगी। देखिए फिर बेटा इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन केमिकल के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं बाई डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और एंजाइम्स होते क्या है? तो प्रोटीन होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन से बने होते हैं। और जब डाइजेशन होता है तो फूड आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो फूड में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, Mineral. विटामिन, ये सब मिनरल्स, वाटर, 5 पार्ट होते हैं। तो देखिए डाइजेशन होने के बाद बेटा क्या होता है ना, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इससे फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिएंट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में यूटिलाइज होता है। तो यूटिलाइज किस किस प्रोसेस में होता है? देखिए एक तो इससे एनर्जी बनती है, सेकेंड बेटा क्या होता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, थर्ड क्या है, आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ स्पेस नहीं है, समझ लीजिए। तो एनर्जी बॉडी को मिलता है न्यूट्रिएंट से, ग्रोथ होता है। ठीक है, बॉडी में जितने फंक्शंस हो रहे, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ब्रीदिंग, वो सब एनर्जी न्यूट्रिएंट से ऑब्टेन किया जाता है। यानी फूड जब डाइजेस्ट होगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्टेप को अच्छे से आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए देखिए होता क्या बच्चों, फूड ये बॉडी में देखिए एंटर किया, ये बॉडी में एंटर करने के बाद इसका देखिए डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये बताइए फूड में जो आप खाना खाते हो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? फूड का मीनिंग क्या है? फूड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट।
भाई इसी में तो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं फूड में। तो फूड में है क्या, ध्यान सुनिएगा। डाइजेशन किसका होता है? देखो हमारे फूड में क्या क्या होता है बेटा। एक तो होता है प्रोटीन, सेकेंड हम लोग क्या खाते हैं, फैट, और क्या खाते हैं आप लोग, कार्बोहाइड्रेट, और क्या खाते हैं, विटामिन। अब इसको विटामिन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नया नाम क्या हो गया, विटामिन। ठीक है ना। और क्या फूड में होता है, वाटर, और क्या होता है बच्चों, मिनरल। मिनरल सॉल्ट भी जिसको कहते हैं, सॉल्ट एंड मिनरल। तो देखिए प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा, ध्यान सुनना हमारी बात, जब बेटा प्रोटीन पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग? खाना आपने खाया, डाइजेशन हुआ, फूड में तो प्रोटीन भी तो होगा ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हेलो बताइए, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड। एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड। यानी कहने मतलब ये है कि प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एमिनो एसिड। ओके। और फैट्स किस में बेटा कन्वर्ट हो जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, लास्ट एंड प्रोडक्ट बताइए। बताइए, फैटी एसिड, और साथ में एक प्रोडक्ट और बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को बेटा हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी आप मूवी देखिए जो आंखों में लगाते हैं ना, आंसू आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, वो ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। जितने आप लोग एक्टर्स या एक्टर देखते हैं तो ग्लिसरीन का यूज करते हैं। ठीक है ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट देखिए, जो भी आप मीठा चीज खाते हैं, ठीक है ना, शुगर हो गया या जो भी मीठा होना चाहिए, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट हनी में होता है। हनी बहुत मीठा होता है, सबसे मीठा हनी होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है हनी में, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ओके, याद रखिएगा आप लोग। स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फ्रक्टोज, हनी में होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाइए वो लास्ट में डाइजेस्ट होकर बेटा क्या बन जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, सबके लास्ट में देखिए ओ एस ई, ओ एस ई, ओ एस ई आ रहा है। जिसके भी लास्ट में ओ एस ई बेटा लिखा होगा वो सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और स्वीट होते हैं खाने में। शुगर को क्या बोलते हैं, जो आप चीनी घर पे खाते हैं तो क्या बोला जाता है, बताइए उसका केमिकल नेम क्या है, पता है आप लोगों को? शुगर केमिकल में बेटा सुक्रोज होता है, SUCROSE, सुक्रोज। देखो वो भी मीठा होता है। तो जिसके लास्ट में OSE लिखा हो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज का नाम सुना होगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्लियर। तो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, ग्रासेस में पाए जाते हैं, सेल वॉल में पाया जाता है। हम लोग की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता सेलुलोज। आप घास खा लो डाइजेस्ट नहीं होगा, एनिमल्स की बॉडी में होगा। ठीक है ना। अब ध्यान दो, विटामिन, वाटर और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। ठीक बेटा, इनका डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। ठीक है। तो डाइजेशन किसका होता है, मेनली प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। आप थोड़ा समझिए, फूड, इनके कॉम्बिनेशन को ही फूड बोलते हैं। जैसे कहा जाए व्हाट इज फूड, तो फूड को आपको कैसे डिफाइन करोगे, फूड इज नथिंग, नथिंग, इट इज कॉम्बिनेशन
या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स या वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ऐसे लिख दीजिए वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या आएगा देखिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, मिनरल, मिनरल्स मीन सॉल्ट, इसके कॉम्बिनेशन को ही बेटा हम लोग बोलते हैं फूड। ठीक है, और जब फूड में सब प्रॉपर वे में मिक्स हो, मतलब एक्यूरेट अमाउंट में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस और डाइट का सर क्या रफेज मीनिंग हुआ? रफेज भी होता है। तो रफेज तो जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता उससे बेटा रफेज बोलते हैं ना, वो सेलुलोज होता है ना। जैसे आप जो सैलेड खाते हैं, सलाद खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, खीरा खाते हैं, टमाटर कच्चा खाते हैं, ये डाइजेस्ट थोड़ी होता है। सलाद जो आप खाते हैं, सैलेड, वो करता क्या आपके बॉडी में? वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो आपको पूरे इंटेस्टाइन में घूमता रहता है, तो उसको क्लीन करता है। जैसे आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना साफ करने के लिए, सेम सैलेड का यही काम होता है, आपके बॉडी में जाकर के पूरे इंटेस्टाइन में घूम घूम के उसको साफ कर देता है, जिससे आपकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस सही हो जाती है, फंक्शन सही हो जाता है। ये इसका मेन काम होता है। और बाकी रफेज में न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल सॉल्ट होते हैं, वाटर होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है। उसका डाइजेशन नहीं होता बेटा, उसका डायरेक्ट बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक भाई, आप देखिए डाइजेशन इसका ही क्यों होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो थ्री है ना, ये देखिए, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, ऑर्गेनिक में विटामिन भी आता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन भी क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक किसे बोलेंगे, ध्यान समझना बच्चों। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मतलब ये होता है जिसमें कार्बन आए और उसके तुरंत बाद एच आना चाहिए। इन सब में क्या होता है, पहले सी आता है देन एच आता है। जैसा आप ग्लूकोज का फार्मूला लिख के देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक है। एक इसका एग्जांपल बताइए, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा बताइए? C6H12, बताइए। O6, O6. बताइए ऑर्गेनिक है कि नहीं? ये यस ऑर्गेनिक है। क्यों ऑर्गेनिक है? देखिए यहाँ पर सी से स्टार्टिंग हो रही और एच आ रही है, देखिए C6H12O6। ठीक है, जरा बेटा 1 मिनट वेट करिएगा। दोनों मम्मा का नीचे जाओ, अभी क्लास ले रहे हैं, नीचे जाओ, नीचे जाओ, जाओ बुक लेके नीचे जाओ। हाँ हाँ, जाओ नीचे जाओ, जाओ बच्चों, मम्मा के पास जाओ, अभी आ रहे हैं, जाओ नीचे जाओ। जाइए, जाओ भाई जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करो। चलो जाओ बच्चा, हाँ जाओ, बुक ले जाओ दोनों। अब आना नहीं, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद। हेलो, हाँ ये क्लियर हुआ बेटा सबको? देखिए मैं क्या बता रहा था, जैसे ग्लूकोज लिखा, देखिए सी के बाद एच आ रहा था, ऑर्गेनिक होगा ना। तो सेम यही कंडीशन इन सब में होती है, प्रोटीन में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट में। एच थोड़ा सा और याद रखिएगा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इन तीनों का बेटा फार्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है? C6H12O6, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। फार्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग। ओके, ये याद रखिए। वाटर जानते हैं H2O, वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो देखिए ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक।
विटामिन भी क्या होगा, ऑर्गेनिक मात्रा, ध्यान रखिएगा ये ऑर्गेनिक मात्रा है। लेकिन डाइजेशन किसका होता है, हिसाब से कहा जाए कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका डाइजेशन होता है बॉडी में, तो आप क्या क्या बताएंगे, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट का बेटा डाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, रिप्लाई करते रहिए आप लोग। यस सर। हेलो, कोई डाउट किसी को बेटा? No, sir. नो वेरी सर। गुड। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बताओ बेटा, बॉडी में सबसे, ये तीनों जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, फैट्स होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बता सकते हैं आप लोग? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में मान लो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, तब किसका यूज होगा, तब किससे एनर्जी लेता बॉडी, पता है आप लोग? Protein. नहीं, फैट्स का होगा, ठीक है ना, और देन प्रोटीन का होता है। लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ग्लूकोज, ये याद रखिएगा। इसको यहाँ से नोट में लिख लीजिए यहाँ पर कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और देखिए हमारी बॉडी में बेटा जो एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं। भाई एनर्जी कौन सी है, लिविंग बॉडी में बनता है, इसलिए एटीपी कहते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद है कि भूल गए? सर याद है। याद है ना, कार्बोहाइड्रेट, नोट कर लीजिए। यानी मेन एनर्जी का सोर्स कौन है, कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी आप देखते हो घर पे, कभी किसी की जाइए गर्मी में, जैसे इसमें गर्मी पड़ रही, तो लोग क्या कहते हैं, भाई शरबत बना के लाइए, इनको जूस पिलाइए। देखते ना गांव में क्या होता है कि लोग गुड़ देते हैं या मिठाई देते हैं, पानी पीजिए, या शहरों में भी कोई, या तो क्या कहते हैं, भाई मिठाई पहले देंगे, बिस्किट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो मीठा होता है, मीठा होगा तो क्या होगा उसमें, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो उस इंसान क्या होता है, एनर्जी तुरंत मिलेगा। कभी हॉस्पिटल में आप देखिए, जब कुछ एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर क्या क्या उसको एनर्जी के लिए देते हैं, वहाँ खाना अंदर होता नहीं कि भैया पूरी सब्जी खाओ, पनीर की सब्जी, ऐसा तो मंगवाते नहीं। क्या डॉक्टर उसको देते हैं पेशेंट को, ध्यान दिया कभी? Sir, glucose. ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, पहले पेशेंट जिंदा होगा तब तो उसका आगे ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, आप खाना खाओगे, ग्लूकोज बनेगा, तब एनर्जी बन मिलेगी। मेन देखो एनर्जी का सोर्स यही है। देखिए ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड ठीक है, लेकिन मेन एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। इनकी तो बाद में नंबर आता है ना, मेन तो ये है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं उस पेशेंट को कि पहले जिंदा बचे तब उसका इलाज किया जाएगा। ओके भैया, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट बेटा पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग को पता हुआ कि 2 टाइप्स के मोड होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बना लें उसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, इसकी बात समझ में आई? यस। देखिए, तो मोड का मतलब होता है तरीका। मोड, तो मोड 2 तरह के हो गए, कौन कौन से हो गए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए फर्स्ट हो गया बच्चों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड हो गया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना फूड खुद बना ले,
ऑटो मने सेल्फ न्यूट्रिशन, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जिसमें खुद अपना न्यूट्रिशन हो। तो खुद का न्यूट्रिशन कौन कर सकते हैं? इसमें सिर्फ एक एग्जांपल आएगा, जितने आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है, तो उनको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ग्रीन प्लांट को क्या बोलेंगे बता सकते हैं आप लोग? इनमें जो तरीका वो तो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट को क्या कहा जाएगा? ये खुद अपना खाना बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट, और इनमें जो तरीका है, जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। कौन सा प्रोसेस इसमें होती है? फोटोसिंथेसिस। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ये देखिए फोटोसिंथेसिस। अब हेट्रो का बेटा मतलब होता है ना कि जो डिपेंड हो अदर पे, इसका मेन मतलब होता है अदर फीडिंग। हेट्रो का मेन मतलब होता है अदर, या आप कह सकते हैं डिपेंड, अदर पे डिपेंड हो। किसके लिए डिपेंड हो? ट्रॉपिक के लिए, यानी न्यूट्रिशन के लिए, यानी डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए इसमें कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बताइए, याद है आप लोगों को? प्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। वेरी गुड। एक हो गया पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, फिर सेकंड बेटा हो गया सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, parasitic, और बेटा हो गया पैरासिटिक, बेटा लिख दिया। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक। holozoic, होलोजोइक। बताइए पैरासिटिक का मतलब क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या मतलब है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग बॉडी पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं बेटा? किसी लिविंग के बॉडी पे डिपेंड हो। लिविंग रहेगा तभी ये जिंदा बचेंगे, डेड की बॉडी से इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बेटा क्या हो सकता है बताइए? जैसे कस्क्यूटा का नाम सुना है? कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एक मनी प्लांट की तरह पेड़ होता है, और ये पेड़ों पे ना लिपटा रहता है। ठीक है, स्पाइरल सर से मॉस्किटो। लिपट जाता है। और मॉस्क्यूटो भी इसमें आएगा। देखिए मॉस्क्यूटो लिविंग से कई ब्लड पीता है, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है जो मॉस्क्यूटो आपको काटते हैं वो मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं? फीमेल एनाफिलीज, female, फीमेल एनोफ्लीज होते हैं, याद रखिएगा। फीमेल को ही ब्लड चाहिए, जितने मॉस्क्यूटो फीमेल होते हैं ना उनको ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उनके बॉडी में एग का डेवलपमेंट होना होता है, तो उनको ब्लड चाहिए। और किसका ब्लड चाहिए? रेड ब्लड चाहिए, मतलब जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब होने चाहिए। हॉट ब्लडेड एनिमल्स पढ़े ना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वो ब्लड उनको चाहिए। मेल नहीं काटते, मेल तो फ्रुक्टिवोरस होते हैं। जो मेल मॉस्क्यूटो होते हैं ना वो फ्लावर का जूस पीते हैं, वो थोड़ा साधु टाइप के होते हैं। ठीक है ना, इनको खून चाहिए, समझ लो फीमेल को। सेप्रोफिटिक बताइए, जो डेड so डेड एंड डिकेइंग, depend on that. डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? बैक्टीरिया Fungus, एंड फंगस। जैसे देखो फंगस का मीनिंग जैसा समझ लो बेटा। फंगस का मतलब होता है नॉन ग्रीन प्लांट। लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है यहाँ पे। फंगस मीन्स हुआ नॉन ग्रीन प्लांट, और फंगस का प्लूरल फॉर्म होता है फंजाई। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फंजाई कोई अलग प्लांट है। प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस इज फंजाई। और फंगस क्या मीनिंग होता है, या फंजाई का क्या मीनिंग होता है? नॉन ग्रीन प्लांट। जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता उसे हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। जैसे मशरूम, आप देखिए मशरूम कैसा होता है? हरा नहीं होता है। ईस्ट का नाम सुना होगा, ईस्ट भी फंगस है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, याद इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सेंटेंस।
डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मतलब क्या, किसी की बॉडी, जैसे चाहे प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी, ऑर्गेनिक ही तो है। हम लोग की बॉडी ऑर्गेनिक तो बना, प्रोटीन फैट्स कार्बोहाइड्रेट से तो बना बॉडी हम लोग की। अब प्लांट भी कैसे बने हैं, वो भी ऑर्गेनिक है, उसमें भी प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, पूरी बॉडी बनी होती है प्लांट की। तो जब वो डेड, जब सड़ जाते हैं ना, डिकेइंग मतलब जब सड़ जाते हैं, तब ये उसको खा खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है बच्चों। मशरूम आप कभी देखिए कहाँ उगता है, जहाँ पे पेड़ और गिरे हों, लकड़ी सड़ती रहती है, डिकम्पोज होती रहती है। डिकम्पोजिशन मतलब सड़ना। जब डिकम्पोज होता है उसी मशरूम उग जाते हैं पेड़, वो लकड़ियों पे, वुड पे। याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है वो डेड एनिमल बॉडी से फूड लेता है, याद रखिएगा। और फंगस डेड प्लांट बॉडी से फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे कोई डॉग मालूम मर गया, एक्सीडेंट हो गया, देखते हो कुछ दिन बाद उसमें बदबू आने लगती है, एक्चुअली उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं। समझ रहे हैं आप ना। और देखिए एक लास्ट बच गया बेटा, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है बताइए। होलोजोइक का मतलब होता है जो Depend सेमी on सॉलिड complex फूड, fluid. कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड। देखिए, तो सेमी सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड, देखो ये इसका मतलब यार समझिएगा, सेमी सॉलिड फूड होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, सेमी सॉलिड, हमने लिखा दिख रहा होगा, सेमी सॉलिड। ऐसे सारे एनिमल्स बेटा जो फूड को माउथ में रखें, उसको चबाएं और उसमें लिक्विड मिला के तब इनगल्फ करें, वो सारे इसमें आएंगे। जैसे हम सोचिए, हम ह्यूमन किस में आएगा, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे कोई कहे कि बिस्किट सीधे मुंह में रखिए और खा के दिखाइए, खा पाएंगे आप लोग बताइए। आप बिस्किट क्या करेंगे, पहले आप च्युइंग करेंगे, चबाएंगे, तो आपके माउथ से सलाइवा निकलेगा, लार निकलेगा, सलाइवा उस बिस्किट में मिक्स होगा, तो वो बिस्किट कैसा हो जाएगा, लिक्विड सेमी सॉलिड हो जाएगा, मतलब काइम बन जाएगा, पेस्ट की तरह बन जाएगा। तब तो आप उसे निगलते हैं, इंगल्फ करते हैं, सॉलो करते हैं। तो ऐसे सारे एनिमल्स जो फूड में पहले लिक्विड को मिक्स करते हैं तब खाते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। किसमें, होलोजोइक में। ठीक है बेटा, बताइए कोई डाउट किसी को, नो सर। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। चलिए, तो देखिए होलोजोइक के बारे में ही आपको डीपली पढ़ना, ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे छोटा एनिमल लेंगे तो अमीबा, और सबसे मोस्ट डेवलप एनिमल का एग्जाम्पल लिखेंगे तो ह्यूमन होगा। बाकी कैट, डॉग, रैट सब इसी में आएंगे होलोजोइक में। क्योंकि सभी क्या करते हैं, फूड को सेमी लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में। ओके, लिक्विड नहीं, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब फूड प्लस लिक्विड। ओके, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आप समझिए। यहाँ लिखिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक स्टेप्स इन्वॉल्व इन, यहाँ एक स्टेप बेटा छूट गया, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एनिमल। नोट करिए, या आप हेडिंग्स आप छोटा लिख लो, न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एनिमल ऐसे लिख लीजिए। ठीक, कितने स्टेप्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं, तो यही लिख लीजिए 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कोई भी होलोजोइक एनिमल होगा। कौन कौन सा देखिए, फर्स्ट बेटा होता है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन,
एंड फिफ्थ इजेशन। देखिए होता क्या है ये प्रोसेस, आप अपने ऊपर सोचिए, आपने फूड लिया, अपने माउथ में रख लिया, इसको बेटा बोलेंगे इंजेशन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी लिख सकते हैं, या बकल कैविटी, इसके तीन नाम होते हैं, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। बाई किसकी हेल्प से बताइए, बाय द हेल्प ऑफ हैंड, टंग एंड टीथ। सही है, यानी फूड को उठाया मुंह में रख लिया, हो गया इंजेक्शन। अब इसमें बताइए, मैंने लिखा बाय द हेल्प ऑफ हैंड, टंग एंड टीथ, इसमें मैंने एक ऑर्गन ऐसा लिखा जो जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी, बताइए कौन सा है? हैंड। हैंड्स कोई जरूरी नहीं, वेरी गुड। जैसे मान लो डॉग है, तो डॉग हैंड का कहाँ यूज करता है? कैट डॉग, कैट कहाँ हैंड का यूज करती है? लॉयन कहाँ यूज करता है? तो हैंड्स कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। टंग एंड टीथ क्या है? ये हेल्पिंग ऑर्गन, इनका होना जरूरी है। टीथ नहीं होगा तो फूड को पकड़ेंगे कैसे, कैच कैसे करेंगे? टंग नहीं होगा तो फूड को मिक्स कैसे करेंगे माउथ में? तो ये जरूरी है। और बड़ा डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका चेंज हो जाना किस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, डाइजेशन कहा जाता है। इन्हें डाइजेशन की मीनिंग क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। डाइजेशन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ऐसा करिए, इसमें की और ऐड करते हैं, इनसॉल्युबल, ये छूट रहा बेटा, इसको लिख लो, इनसॉल्युबल, यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सॉल्युबल सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होता है बता सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत सारे होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। माउथ में अलग होता है, स्टमक में अलग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होता है। माउथ में कौन से निकलता है? सिलेवरी एमाइलेज। स्टमक में क्या निकलता है? पेप्सिन निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियास से निकलता है ट्रिप्सिन एमाइलेज डाइपेज। जब भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज कॉल्ड एज डाइजेशन। यानी कहने मतलब बेटा ये है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका चेंज हो जाना सिंपलर वे में, और जब सिंपलर वे में चेंज होगा तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना? तो डाइजेशन मतलब यही है, कोई नई चीज नहीं है, बड़े बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना। अच्छा जरा यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ मैंने लिखा है इंजेशन तो माउथ से रिलेटेड हुआ, और डाइजेशन देखिए जहां से पहली प्रोसेस खत्म होगी वहीं से स्टार्ट होगी। जहां से फर्स्ट प्रोसेस जैसे इंजेशन है ये एंड हो रहा, वहीं से ये स्टार्ट होगा। द इंजेशन किससे रिलेटेड है बताइए आप लोग? इंजेशन इज रिलेटेड विथ विच बॉडी माउथ। ऑर्गन? माउथ।
माउथ। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा Sir, mouth. भाई? जहाँ ये माउथ से और स्टार्ट होगा, सफेगा और कहाँ बेटा एंड होगा? माउथ से ना, एसोफेगस से नहीं। माउथ के अंदर एसोफेगस आता है ना बेटा। और कहाँ यस एंड होगा ये बता सकते हैं? माउथ से तो स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग कहाँ होगी इसकी? लार्ज इंटेस्टाइन और कोई बच्चा रिप्लाई करिए। Sir, stomach. डाइजेशन नहीं गुड़िया, स्टमक में तो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबसे लेट तक होता है, 4 आवर्स तक होता है। स्टमक में फूड 4 आवर्स तक स्टोर रहता है और 4 आवर्स तक डाइजेस्ट होता है। एंडिंग नहीं है वहाँ तो, अभी प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एंड पॉइंट। अच्छा बताइए, ये माउथ से रिलेटेड है, ये माउथ से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है। एब्जॉर्प्शन माने क्या होता है? जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है बेटा ना, तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा सोच के बताइए, किस पार्ट में होगा? अभी मैंने बताया ना कि जहाँ पे पहली स्टेप खत्म होगी, दूसरी वहीं से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वाली कहाँ होगी बताइए आप लोग। Sir, small Small intestine. Sir, intestine. small intestine. जी याद रखिए, भूला ना करिए। ये खत्म कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहीं से तो स्टार्ट होगा। यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, आपसे क्वेश्चन पूछाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ? इनर वॉल। जो इनर वॉल है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं विली। तो विली के थ्रू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू बेटा? विली के थ्रू या विलाई के थ्रू। विलाई इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, आप विली याद रखिए। आप बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो गया तो फूड एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया? ब्लड में। अब ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? वो एसिमिलेट करता है, यानी कि ब्लड के थ्रू। डाइजेस्टेड फूड है ना, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिक्स हो करके कहाँ चले जाना है बेटा? सेल्स में चले जाना। बॉडी का हर एक सेल्स में चले जाना, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है ना। और जो फूड नहीं पच पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इजेशन। ये किससे रिलेटेड है? ये एनस से रिलेटेड है। एनस, बॉडी से बाहर रिमूव करना अनडाइजेस्टेड फूड का। एनस किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बातें समझ में आई सबको भैया? बताइए, कोई डाउट किसी को? नो सर। और किसी बेटा, किसी बच्चे को रिप्लाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, मैं एक छोटा सा होमवर्क आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग को सॉल्व करके, सॉल्व क्या करना देखिए, आपको एक ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ लीजिए। तो आपको सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का बनाना, मतलब कि माउथ से, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, इतना बनाना। और उसमें लेबलिंग करना, लेबल करना कौन सा पार्ट कहाँ पर है। क्लियर हुआ सबको? रिप्लाई करिए। यस सर। Sir. और इसमें देखिए, आप लोग को लीवर, पेंक्रियाज, ये इसको भी मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। एसोसिएटेड ग्लैंड भी बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड। तो पहले बेटा आज आज इतना कंप्लीट करिए, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे
न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर आपको बताएंगे ह्यूमन के बारे में। तो कल देखिए हम लोग क्या क्या डिस्कस करें, मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा। देखिए टीथ के बारे में थोड़ा पढ़ के रखिएगा, व्हाट इज टीथ, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, और डेंटल फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप रीड करके रखिएगा। कितने टीथ ह्यूमन में होते हैं, छोटे बच्चों में कितने टीथ होते हैं, ये सब पता करके रखिएगा, आप पढ़ के रखिएगा, ठीक ना। डेंटल फार्मूला कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन अमीबा एंड डाइजेशन इन ह्यूमन, ये पूरा कल हम लोग इतना पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, ओके बच्चों। इसी बात समझ में आ गई, यस सर। ट्राई करिए, ठीक है। तो इतने में डाउट नहीं होगा, ये होमवर्क कंप्लीट रखिएगा। और फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उसको थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर रखिए, उसका कभी भी टेस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो फ्रेंड्स हो सबको कहिए अपना लाइव क्लास ज्वाइन करें, और जो ऐड हुए हैं उनसे भी कहिए कि सब लोग भैया ज्वाइन किया करें, बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर मैं रिमूव कर दूंगा, फिर ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखते रहें, फिर मैं रिमूव करना शुरू कर दूंगा सबको। जो लाइव में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा क्लास में, फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा, है ना। मैं देखिए पूरे हमारे ऐप में आपके अटेंडेंस, कौन प्रेजेंट अब्सेंट, सारा इसमें रिकॉर्ड होता है ना। तो मुझे देखने की जरूरत नहीं कौन अब्सेंट कौन, तो सबको बता दीजिएगा पर्सनली कि भैया सर कह रहे थे सब लोग प्रेजेंट होइए, लाइव क्लास कीजिए, रिकॉर्डेड नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा उसको देख के काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं, सब लोग टाइमली प्रेजेंट हो। ओके बेटा शुभम, यस सर। चलिए आज हमने एक कॉमन डिस्कस किया, आज इंट्रोडक्शन था, कल हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना तैयार करके रखिएगा, एक डायग्राम बना के जरूर रखिएगा आप लोग, और Thank you, sir. सेंड कर दीजिए। ओके गुड़िया, चलो सब ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, दैट्स ऑल।